नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? एकदम ठीक। अच्छा, आपको याद है हम लोग ने कुछ टाइम पहले अल्फ्रेड वेगनर के बारे में बात की थी और उनकी थियोरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को समझने की भी कोशिश की थी। उन्होंने इस थियोरी में हमें बताया था कि कैसे जो सातों कॉन्टिनेंट हैं वो पहले एक साथ थे इकट्ठा, और उन्होंने उसे पैंजिया नाम दिया था। और फिर समय के साथ साथ कैसे वो कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो गए और जिस पोजीशन पे आज हम उन्हें देखते हैं उस पोजीशन पे जाके वो पहुंच गए, है ना। तो अल्फ्रेड वेगनर जी ने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए बहुत सारे तरह के एविडेंस भी सामने रखे थे। एक बात जो वो खुद नहीं समझ पाए और इसलिए हम तक नहीं पहुंचा पाए वो ये थी कि अगर ये सब हुआ था, अगर ये कॉन्टिनेंट्स मूव किए थे तो आखिर कैसे, है ना। इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स एक जगह से दूसरी जगह आखिर गए कैसे, है ना। तो वो ये प्रश्न पीछे छोड़ गए। उनके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने का काम जारी रखा और आज उन सब लोगों की मेहनत की वजह से एक्चुअली हमारे पास इस प्रश्न के उत्तर हैं। हम इन सब बातों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझने लगे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इसी प्रश्न को, उसके उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी होगी अगर हमें इस प्रश्न को, इस उत्तर को समझना है, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि हमारी जो पृथ्वी है ना वो अंदर से कैसी है, ठीक है। अब हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो ऊपर तो हमें पता है कि क्या क्या है, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, पानी है, दुनिया भर के जीव जंतु हैं, है कि नहीं। मगर अंदर से हमारी पृथ्वी कैसी है ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक्चुअली हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस बारे में अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक में पढ़ा भी हो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जल्दी पढ़ने वाले हैं। और एनीवे आज हम इस बात को समझ ही लेंगे, ठीक। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम का यूज़ करते हैं, ओके। मान लो अगर हमने अपनी पृथ्वी को बीचों बीच से काट दिया, हाँ, तो हमको उसमें 4 परतें दिखेंगी, ठीक है। सबसे जो अंदर की परत है ना एकदम बीचों बीच, उसको कहते हैं इनर कोर। इनर का मतलब ही होता है अंदरूनी। सो ये है इनर कोर। ये बहुत गर्म होता है और ये एक बॉल की तरह है, एकदम हार्ड, बहुत गर्म मेटल का बना हुआ, ठीक है। इसके बाहर जो सेकेंड लेयर है जो ऑरेंज रंग में दिखाई गई है उसको कहते हैं आउटर कोर। आउटर मतलब बाहरी। तो आउटर कोर भी बहुत गर्म होता है, देखो। और उसमें जो मेटल यानी धातु होते हैं ना वो पिघले रूप में, मोल्टन लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक। उसके बाद जो ये रेड वाली लेयर हम देख रहे हैं ये थर्ड लेयर है, इसको कहते हैं मैंटल। ये भी बहुत गर्म है और इसमें जो पत्थर है वो एकदम पिघले हुए रहते हैं। इसमें ज़्यादातर पत्थर ही मिलते हैं और वो भी पिघले हुए क्योंकि इतनी गर्मी जो होती है, ठीक है। और ये जो गरम पिघला हुआ पत्थर वगैरह का जो पूरा मिक्सचर है उसको क्या कहा जाता है? मैग्मा। और एक्चुअली आपने देखा होगा वोल्केनोज की फ़ोटो या वीडियो में कैसे वोल्केनो से लावा बाहर फूट रहा है। तो वो लावा और कुछ नहीं मगर ये बस ये मैंटल का मैग्मा ही होता है। जब वो वोल्केनो से बाहर फूट के गिरता है ना तो हम उसको लावा कहते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना गर्म, कितना ऐसे उबलती हुई चीज़ है कि नहीं, है ना। तो वो सब मैग्मा यानी मैंटल के अंदर का जो पदार्थ हैं, जो उसके अंदर की चीज़ें हैं वही बाहर आती है वोल्केनो से। तो ये हो गई 3 लेयर्स, इनर कोर, आउटर कोर, मैंटल। और अब बचता है ये 4th लेयर विच इज़ द क्रस्ट। क्रस्ट पर ही हम लोग रहते हैं। क्रस्ट पर ही सारे कॉन्टिनेंट्स और सारे ओशंस हैं, ठीक है। तो जैसे जो ज़मीन है ना, ऐसे मानिए करो जिस पे हम रह रहे हैं, यानी हम और सारे कॉन्टिनेंट्स की जो ज़मीन है, और जो समुद्र का तला है या नदी का, तालाब का तला, वो भी तो ज़मीन ही है ना। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो सब क्रस्ट में ही आती है, ठीक है। ये जो ब्लू वाला है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी जो है अंदर से अगर हम देखें तो 4 लेयर्स हैं उसके। सबसे पहले इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर मैंटल और फिर क्रस्ट, ठीक है। इसी बात को समझने के लिए हम ये डायग्राम भी देख सकते हैं, ठीक है ना।
अंदर का हिस्सा इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर मैंटल और सबसे ऊपर ये क्रस्ट जिस पे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं या ओशंस हैं। एक और मज़ेदार तरीका इसी बात को समझने का, एक बॉइल्ड एग के उदाहरण के साथ। आप सबने बॉइल्ड एग देखा होगा। देखो, तो मान लीजिए हमारे पास एक बॉइल्ड एग है और हमने उसके ऊपर का एग शेल यानी छिलका हटा दिया और फिर उसको काटा, तो अंदर क्या दिखेगा हमें? ये येलो योक दिखेगा। तो वो ही हो गया मान लीजिए हमारा कोर, इनर और आउटर मिला के। ये जो वाइट वाला हिस्सा है ये हो गया मैंटल, और जो उसका एग शेल है जो हमने निकाल दिया है मगर जो था वो हो गई हमारी क्रस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह हमारी पृथ्वी भी अंदर से इनर कोर, आउटर कोर, मैंटल और फिर क्रस्ट ऐसे बनी हुई है। अभी जो क्रस्ट है ना, इसके बारे में एक बहुत ही ज़रूरी और मज़ेदार बात भी है। तो ध्यान से सुनो। ये जो क्रस्ट है ये एक पीस की तरह नहीं है, इसमें एक्चुअली दरारें हैं और ये कुछ बड़े बड़े टुकड़ों से बनी हुई है। देखो, जैसे मैं बताती हूँ, मान लीजिए आपके पास एक बॉइल्ड एग है। हाँ, जैसे ये एक बॉइल्ड एग था। अब वो बॉइल्ड एग को अगर हमने हल्का सा तोड़ा या हल्का सा दबाया तो उसका एग शेल जो है उसके ऊपर इस तरह के क्रैक्स आ जाते हैं कि नहीं? देखो, है ना? और वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों जैसे में नहीं टूट जाता, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह हमारी जो क्रस्ट है ना, उसके ऊपर भी क्रैक्स हैं। और वो भी टुकड़ों में बटी है। इतने छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं मगर हैं। और ये टुकड़े देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं मगर हैं ये फिर भी टुकड़े, है कि नहीं? तो इसी तरह हमारे क्रस्ट पे भी दरारें हैं यानी क्रैक्स हैं, वो भी ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है क्रस्ट। हाँ, मैं देखो आपको एक वर्ल्ड मैप दिखाती हूँ तो उस पर हमें एकदम अच्छे समझ में आएगा। ये देखो, आपको ये दिख रहा होगा वर्ल्ड मैप। इसके पीछे के शेप्स आप देख पा रहे हो ना बेटा? ये देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दिख रहा है ना आपको पीछे? अब आप ये लाइंस देखिए, ये जो सारी लाइन इन्होंने बना रखी है ऐसे 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 करके, ये जो लाइंस है ना, ये एक्चुअली हमारी जो क्रस्ट है उसकी दरारें हैं। उस पर जो दरारें हैं ना वो हैं ये। अल्फ्रेड वेगनर के टाइम पे ना उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी बेटा कि वो ये सब इतने अच्छे से समझा सकें या खुद पता लगा सकें, मगर उन्होंने इतना दूर तक सोच ज़रूर लिया था कि ज़रूर हमारी क्रस्ट एक पीस की नहीं है, उस पे उसके ज़रूर टुकड़े होंगे। ऐसा वो सोचते थे। मगर आज के जो साइंटिस्ट हैं ना, वो एक्चुअली ये सब हमें अच्छे से बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं बहुत एडवांस्ड। उनके थ्रू उन्होंने ये पता लगा लिया है कि हमारी क्रस्ट पे एक्चुअली कहाँ कहाँ पे दरारें हैं। ठीक है, और अभी देखो जैसे ये वाला, ये जो आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो क्रैक दिख रहा है ना, तो ये जो पूरा का पूरा पीस बन रहा है ना एक, इसको कहते हैं प्लेट। ठीक है, इसको कहते हैं प्लेट। तो इसी तरह जो ये एक और देखो, ये इतना बड़ा पीस जो बना ना, ये एक दूसरी प्लेट, ये और एक प्लेट। ठीक है, इस तरह से इन सब को प्लेट्स या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स या सिर्फ प्लेट्स भी आप कह सकते हो। और इन सभी प्लेट्स के नाम दिए गए हैं। देखो, तो जैसे ये एक बहुत बड़ी प्लेट है, इसको अफ्रीका प्लेट कहा जाता है। ये देखो हमारे इंडिया की प्लेट, इंडिया के आसपास भी एक प्लेट है, इंडियन प्लेट, दिख रहा है आपको? इंडियन प्लेट, है ना? तो इस तरह से सब प्लेट्स हैं और कुछ प्लेट बहुत बड़ी हैं, जैसे ये वाली यूरेशियन प्लेट आपको दिख रही होगी, यूरेशियन प्लेट, क्योंकि ये थोड़ा यूरोप और थोड़ा एशिया को लेके बनी है, तो ये यूरेशियन प्लेट, ये भी बहुत बड़ी है। तो कुछ प्लेट्स बहुत बड़ी बड़ी हैं और कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जो ज़रा छोटी हैं। जैसे ये देखो, ये कितनी छोटी सी प्लेट है ना, एकदम छोटा सा। तो कुछ मिड साइज़ की हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, बट ये हमारे क्रस्ट का हिस्सा है। क्रस्ट पे ये इस तरह के टुकड़े हैं, इस तरह की प्लेट्स हैं। ठीक है, और एक बात इनके बारे में इम्पॉर्टेंट, ये जो है ना, जैसे मान लो ये लाइन है ना, कोई भी लाइन जहाँ पे दो प्लेट्स आपस में जुड़ रही हैं, इसको कहते हैं बाउंड्री। हाँ, ये शब्द ध्यान रखना ज़रूरी होगा। प्लेट बाउंड्रीज मतलब
एक प्लेट जहाँ एंड हो रही है, दूसरी जहाँ शुरू हो रही है, वो जहाँ पे मिल रहे हैं, ये जो क्रैक है, हाँ, इसको कहते हैं प्लेट बाउंड्री। ठीक है। सो ये चक्कर है। हमारी जो क्रस्ट है वो एक पीस की नहीं है, उस पर बहुत सारे क्रैक्स या दरारें हैं और वो अलग अलग पीसेस की बनी हुई है, बड़े बड़े पीसेस मगर पीसेस। अब ये बात इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो पीसेस है ना, ये एक जगह ऐसे स्टैचू की तरह खड़े नहीं रहते, ये हिलते हैं, ये मूव करते हैं। और क्योंकि ये मूव करते हैं तो इनके ऊपर के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी मूव करते हैं, है कि नहीं? इसके ऊपर ही कॉन्टिनेंट्स हैं, तो अगर ये मूव करेंगे तो कॉन्टिनेंट्स भी मूव करेंगे, है ना? तो ये कारण था जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स मूव कर पाए, है ना? वही प्रश्न जो अल्फ्रेड वेगनर और उस टाइम के साइंटिस्ट किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि, या हो रहा है क्योंकि एक्चुअली कॉन्टिनेंट्स अभी भी मूव कर रहे हैं। तो वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारी जो क्रस्ट है वो एक पीस में नहीं है, उसमें दरारें हैं और उसके ऐसे पीसेस हैं यानी प्लेट्स हैं, और ये जो सारे प्लेट्स हैं ये मूव करते हैं। उसकी वजह से ही पहले जो ये पैंजिया था वो कॉन्टिनेंट्स हिले, यानी क्रस्ट के जो प्लेट्स हैं वो हिले और उनके साथ साथ कॉन्टिनेंट्स हिले और फिर वो इस तरह के पोजीशन में आ गए। ठीक, तो यहाँ तक बात अभी तक क्लियर है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसे बनी है। 4 लेयर्स हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मैंटल और क्रस्ट। क्रस्ट एक पीस की नहीं है, उस पर दरारें यानी क्रैक्स हैं, यानी उस पर बड़े बड़े पीसेस में वो बटी हुई है, और ये जो पीसेस हैं इनको हम प्लेट्स कहते हैं, और ये प्लेट्स हिलती हैं, और क्योंकि ये प्लेट्स हिलती हैं इसलिए ये कॉन्टिनेंट्स भी जो है वो मूव करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि ये प्लेट्स हिलती हैं तो, और जो खास जो इनकी जो बाउंड्रीज़ है ना, उसके बारे में एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊं। क्योंकि ये जो जब ये प्लेट्स हिलती हैं तो हमें दिखता है कि इनकी वजह से ही हमारी पृथ्वी पर अर्थक्वेक यानी भूकंप या वोल्केनो यानी ज्वालामुखी या बड़े बड़े पहाड़ जैसे हिमालय पर्वत या एंडीज माउंटेन्स, ठीक है, ये इन मूवमेंट्स की वजह से ही, इन प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से ही होते हैं। ठीक है, इस मैप में आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। देखो, आपको बहुत सारे रेड डॉट्स, पर्पल डॉट्स ऐसे दिखेंगे या ऐसे ग्रीन ग्रीन पैचेस दिखेंगे। तो ये हमारी पृथ्वी पे पाए जाने वाले वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, जहाँ अर्थक्वेक प्रोन रीजन होता है ना, जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा होते हैं, या जो जहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं वो दिखा रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी प्लेट बाउंड्रीज़ के आजू बाजू ही हैं, या तो उनके ऊपर या उनके आसपास। ठीक है, यानी मतलब डेफिनेटली एक कनेक्शन है। जो प्लेट बाउंड्रीज़ हैं वहाँ पर ही हमारी पृथ्वी पर ज़्यादातर वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स और बड़े पहाड़ पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझे ना? अब आगे बढ़े तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो प्लेट्स हैं, हमारी क्रस्ट के ऊपर जो प्लेट्स हैं वो मूव करती है। तो कोई पूछेगा क्यों? हमने बात की ना कि क्यों पूछते रहना चाहिए। कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, क्यों? क्योंकि क्रस्ट एक पीस नहीं है, उसके पीसेस हैं। अच्छा, तो पीसेस क्यों मूव करते हैं, है कि नहीं? तो पीसेस क्यों मूव करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है पता है? ये जो मैंटल है ना, इसके बारे में हमने बात की थी, वो मैग्मा का बना है। देखो, मैग्मा मतलब क्या? मोल्टन रॉक, सब पिघले हुए पत्थर, एकदम गर्म ऐसे एकदम खौलता हुआ बहुत थिक सा एक लिक्विड, तो वो मूव करता रहता है कॉन्स्टेंटली। और क्योंकि वो मूव करता है तो उसके ऊपर की जो क्रस्ट है वो भी मूव करती है। ठीक है ना? तो अपने आप से नहीं, उसके नीचे इतना बड़ा मैंटल है देखो, और उसकी इतनी एनर्जी है, उसके अंदर की जो मैग्मा वो इतना वो हिलता रहता है कि उसके वजह से क्रस्ट भी हिलती है। अब ये ध्यान देना कि देखो, ये क्रस्ट हिलती है और प्लेट्स मूव कर रहे हैं, तो हम कोई सोचेगा कि हमें तो कुछ एहसास नहीं हो रहा, कहाँ मूव कर रही है कोई क्रस्ट, हम तो सीधे बैठे हैं। तो ये मूवमेंट एकदम ऐसे बहुत धीरे होते हैं ना बेटा, हमें इनका एकदम से हमेशा एहसास नहीं होता है।
हाँ, जब कोई भूकंप वगैरह आ गया तो हमें पता चलता है कि अच्छा, मगर ये मूवमेंट हमेशा हो रहे हैं, मगर बहुत धीरे, कि हमें उसका एहसास नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी घूम रही है, इट्स रोटेटिंग राइट एंड ऑल्सो रिवॉल्विंग, मगर हमें नहीं एहसास होता ना। प्रकृति के जो चेंजेस हैं, हमने पहले ही बोला है, वो बहुत धीरे धीरे होते हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, मगर बहुत धीरे धीरे होते हैं, पता नहीं चलता, मगर वो हो रहे होते हैं। तो उसी तरह ये जो मैग्मा है, सोचो हमारे पैरों के नीचे नीचे नीचे, बहुत नीचे, मगर है, वो मूव कर रहा है, और क्योंकि वो मूव कर रहा है तो हमारी ऊपर की क्रस्ट मूव कर रही है, यानी उसके प्लेट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कारण है कि ये मूवमेंट पहली बात होता ही क्यों। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ी बात करते हैं कि ये मूवमेंट किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये भी साइंटिस्ट लोगों ने इसकी भी रिसर्च करके वो बता पा रहे हैं कि मेनली जो हमारे प्लेट्स हैं वो 3 तरह से मूव करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला मूवमेंट जो है ना, उसको कहते हैं कन्वर्जेंस बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री आपको याद है, बाउंड्री यानी प्लेट की बाउंड्री जहाँ पे 2 प्लेट्स आके जुड़े हुए हैं। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, जैसे आपको देखो एरो मार्क से ही समझ में आएगा, ये एक प्लेट है और ये एक दूसरी प्लेट है। और कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, दोनों प्लेट्स पास आते हैं या एक के ऊपर एक ऐसे दबाव डालते हैं। कन्वर्ज करना का मतलब ही होता है मिलना या पास आना। तो जब 2 प्लेट्स आपस में पास आते हैं या एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं काइंड ऑफ, तो उसको कन्वर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। अब जब ऐसा होता है, जब 2 प्लेट्स एकदम पास में और ज़ोर से आ जाते हैं, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। देखो, पहला क्या हो सकता है कि एक जो प्लेट है ना वो दूसरी प्लेट के नीचे चली जाए। ये एक हो सकता है। 2 प्लेट्स हैं, वो एकदम ज़ोर से एक दूसरे के पास आ रही है, तो एक प्लेट उसके दूसरे के नीचे चली जाएगी। जब ऐसा होता है तो उस एरिया में, उस रीजन में हमें अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस दोनों ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, और फिर वही ध्यान रखो, ये ऐसी बात नहीं है कि एक दिन में होने वाली प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे सालों तक एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती रहेगी। ठीक है, और एकदम पावरफुल फोर्सेस है ना, तो उस एरिया में कई सालों के इंटरवल पे, अंतराल पे कभी अर्थक्वेक आते हैं या कई सालों के इंटरवल पे कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक है, उसके पीछे कारण यही होता है कि ये मूवमेंट जारी है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट मूवमेंट बाउंड्रीज अगर हैं तो एक ये हो सकता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाए, जिसके वजह से उस एरिया, उस इलाके में हमें अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस की संभावना हमारे लिए बढ़ जाती है। ठीक है, एक और चीज़ हो सकती है जब कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हों कि दोनों में से कोई भी प्लेट नीचे नहीं जाएगी, तो क्या होगा, ये जो हमारे यहाँ ये जो ज़मीन है ये ऐसे उठ खड़ी होगी। ठीक, तो जैसे ये 2 प्लेट आई साथ में ज़ोर से टकराई, यूं ऐसे ज़मीन उठ गई, यानी कि पहाड़ बन गए। और कोई जैसे छोटे मोटे टीले नहीं, यहाँ देखो 2 बड़ी बड़ी प्लेटें टकराएंगी और ऐसे पहाड़ बनेंगे, तो कुछ बड़ा ही होने वाला है। तो हमारे जो हिमालय पर्वत है ना, वो इसी तरह बने, क्योंकि हमारी जो इंडिया प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट में जाके टकराई, और जब वो टकराई तो ज़मीन उठी और क्या बने, हिमालय पर्वत। दुनिया के सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट तो यहीं पे है ना, और उसके अलावा भी बहुत सारे बड़े हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड आर देयर इन द हिमालयन रेंज, है कि नहीं। सो ये हिमालयन रेंज उस तरह से बनी। इसी तरह से और भी हमारे पृथ्वी पे जो बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हैं ना, वो ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से बने। ठीक, तो ये एक हुआ। अब आगे देखते हैं, दूसरा जो तरह का मूवमेंट हो सकता है वो प्लेट्स का, उसको कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। अब देखो, आप एरो मार्क से ही समझ सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लेट्स अलग हो रही हैं। जैसे ये 2 प्लेट साथ में है और वो दूर जाने लगी। ठीक है, तो जब ये होता है तो पता है क्या हो सकता है, समुंदर तैयार हो सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ। ये पैंजिया था, ठीक है, इसमें देखो ये सब, ये येलो ब्लू ग्रीन यानी नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका जो बाद में हम बोल रहे हैं, ये सब कितने पास पास है शुरुआत में, फिर वो थोड़े थोड़े अलग हुए, है कि नहीं। तो ये देखो,
ये जो येलो हिस्सा अलग हो गया तो बीच में पानी आ गया कि नहीं, यानी समुद्र का निर्माण हुआ। तो ये जो चीज़ें थी इसके बीच में जो प्लेट थी वहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री तैयार हुई, यानी प्लेट्स अलग होने लगी। और जब प्लेट्स अलग होने लगी तो बीच में पानी आया, यानी एक नए समुद्र का निर्माण होने लगा। और फिर फाइनली देखो कितने अलग हो गए, तो ये पूरा जो पानी से भर गया है यही तो हमारा अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशन है ना। कमाल की बात, ऐसे बना अटलांटिक ओशन, पहले नहीं था। तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से जब प्लेट्स अलग हुई तो ये बीच में पानी भर गया और ये ओशन बन गया। और पता कमाल की बात कि अभी भी यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री का काम चालू है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला अगर आप देखें, ये वाली लाइन, ये जो बाउंड्री है जो बिल्कुल नीचे तक जा रही है अटलांटिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच से होती हुई, वहाँ पर अभी भी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का काम चालू है, यानी प्लेट्स अलग हो रही हैं। यानी कि आज भी अमेरिका यूरोप से हर साल 1 इंच दूर होता जा रहा है। सोचो, हर साल 1 इंच, मगर 1 इंच दूर होता जा रहा है हर साल। क्या बात है ना। यानी दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अटलांटिक ओशन बड़ा हो रहा है, हर साल वो बड़ा हो रहा है। कितनी अजीब बात है, हमारी पृथ्वी बदल रही है। देखो हमारे आंखों के सामने ये सब हो रहा है। तो किसी ने एक ना ऐसी कार्टून बनाया इस बात पे कि ये अमेरिका में, ये यूरोप में, और वो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है ना तो वो अलग हो रहे हैं हर साल। तो उसका डॉग वहीं रह गया और उसको बोल रहे हैं कि आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, तो ये मजाक की बात, मगर ये है, ये रियलिटी है कि अमेरिका यूरोप से हर साल 1 इंच दूर होते जा रहा है। ठीक है, तो ये है जब डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती है उसका कमाल। ठीक है, सॉरी बेटा, मैं वापस जाऊँ फटाक से। अच्छा देखो हमारा रिवीजन हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो अब बचा ये मूवमेंट, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और देखो इसका बहुत अलग है। इसमें कैसे है, 2 प्लेट्स हैं और वो साइड बाय साइड मूव कर रही हैं। ठीक है, ना टकरा रही हैं ना अलग हो रही हैं, वो ऐसी हैं और वो साइड बाय साइड मूव कर रही हैं। ये तीसरे तरह का मूवमेंट्स हो सकता है और इसको इन्होंने साइंटिस्ट ने नाम दिया है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जब ये होता है ना और ये एक इस तरह से देखो इसे स्लाइड कर रही हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट, जब ये होता है ना तो उस इलाके में अर्थक्वेक होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया करके एक रीजन है, एक जगह है, वहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मूवमेंट है। और इसलिए वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना उनको अर्थक्वेक संभालने पड़ते हैं, अनफॉर्चुनेटली उन्हें तकलीफ़ है। तो वहाँ पता है कि ये बात हो रही है। तो ये इस तरह से मतलब हमारे 3 हमने कहा था ना कि मूवमेंट्स हो सकते हैं प्लेट्स के, हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स के। सो पहले वो कन्वर्जेंट जो पास आते हैं, टकराते हैं, डाइवर्जेंट जब प्लेट्स दूर जाते हैं, और ट्रांसफॉर्म जब वो एक दूसरे के साथ ऐसे साइड बाय साइड स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक छोटा सा रिकैप कर ले। देखें हमने क्या क्या अभी देख लिया है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पृथ्वी की अंदर से अगर हम देखें तो 4 परतें हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मैंटल और क्रस्ट। फिर हमने देखा जो हमारी क्रस्ट है वो सिंगल पीस में नहीं है, उस पर दरारें हैं यानी क्रैक्स हैं, यानी उस पर बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई। हर एक टुकड़े को हम एक्चुअली प्लेट बोलते हैं और हर एक टुकड़े का प्लेट का एक नाम भी है, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, है ना। और ये जो प्लेट जहाँ एक प्लेट दूसरे से मिलती है उसको बाउंड्री कहते हैं, प्लेट की बाउंड्री। हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया है कि ये जो प्लेट्स हैं ये मूव कर रही है, ये स्थिर नहीं है अपनी जगह पे, है ना। और वो 3 तरह के मूवमेंट दिखाती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। और इनकी वजह से एक तो अर्थक्वेक्स होते हैं, वोल्केनोज होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं, और बहुत ज़रूरी बात इसकी वजह से ही हमारे कॉन्टिनेंट्स मूव किए थे पहले और अभी भी मूव कर रहे हैं। अब देखो मज़े की बात बता रही हूँ मैं।
साइंटिस्ट का मानना है कि ये पैंजिया करीबन 25 करोड़ ईयर्स पहले हुआ था। ठीक है, 25 करोड़ साल पहले की बात है कि ये पैंजिया था। अब हम कुछ ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि अब से आगे 25 करोड़ साल बाद फिर से सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठा आ जाएंगे। अब ऐसे ही नहीं कह रहे हो, किसी बेसिस पे कह रहे हैं, कोई साइंटिफिक कारण है इसके पीछे, मगर उनका ये मानना है कि ये चेंज एक साइक्लिक चेंज जैसा है। और जैसे 25 करोड़ ईयर्स पहले पैंजिया था, उसी तरह अब से 25 करोड़ ईयर्स के बाद फिर से सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ आ जाएंगे और फिर से एक क्लस्टर सा बन जाएगा। अब 25 करोड़ ईयर्स आगे तो ना हम लोग तो नहीं रहेंगे, ना मैं ना आप, तो पता नहीं सच है कि झूठ। एक्चुअली पता नहीं हमारी पूरी ह्यूमन स्पीशीज़ ही रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। आफ्टर ऑल एक टाइम था जब हमारी पृथ्वी पे हमारी स्पीशीज़ थी ही नहीं, ह्यूमन बींग्स थे ही नहीं। तो क्या पता 250 मिलियन ईयर्स या 25 करोड़ ईयर्स के बाद क्या होने वाला है। शायद कॉन्टिनेंट सब आ जाएं, शायद कोई ह्यूमन बींग्स हो फिर भी, तो वो तो फिर इंडिया से लेके अमेरिका तक चल के पहुंच जाएंगे। या हो सकता है सारे कॉन्टिनेंट साथ तो आ जाए मगर ह्यूमन बींग्स ना हो पृथ्वी पर, तब पता नहीं। बट है ना सोचने वाली बात। सोचो अगर सच में ऐसा हो रहा हो तो वाकई हम लोग सारे कॉन्टिनेंट्स हाथ में आ गए तो। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, क्योंकि हम लोग मतलब ये साइंटिस्ट, मैं बार बार बोल रही हूँ साइंटिस्ट ने पता लगाया वगैरह, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी आखिर ये किस प्रकार के साइंटिस्ट हैं, क्योंकि आपको पता है साइंटिस्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट है ना, इनको कहते हैं जियोलॉजिस्ट, और ये पढ़ाई करते हैं जियोलॉजी की। ठीक है, जियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, अपने आप में। जियो मतलब होता है अर्थ या अर्थ से संबंधित चीज़ें, बातें, और लॉजी या ओलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, द स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। जैसे कि हमने बात की है पहले बायोलॉजी, बायो यानी लाइफ, तो और लॉजी मतलब पढ़ाई, तो लाइफ की पढ़ाई या द स्टडी ऑफ लाइफ, सो बायोलॉजी। या जूओलॉजी, ठीक है, जूओ यानी एनिमल्स, लॉजी मतलब पढ़ाई, तो एनिमल्स की पढ़ाई जूओलॉजी। उसी तरह जियोलॉजी, अर्थ की पढ़ाई। अब अर्थ की पढ़ाई मतलब अर्थ के बारे में सब कुछ, वो किस चीज़ से बनी है, उसके अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं चालू हैं, वो कैसे बदल रही है, आगे क्या क्या होने वाला है, उस पर जो सब हम देखते हैं वो क्यों है, उसके पीछे के कारण, ये सब मतलब बिल्कुल डिटेक्टिव जैसा काम है। अल्फ्रेड वेगनर एक डिटेक्टिव ही तो थे, एक जियोलॉजिस्ट थे, वाकई जियोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने देखो कितना सारा रहस्य खोल के सामने रखा, और फिर उनके आगे जो जियोलॉजिस्ट आए वो ये काम जारी रख रहे हैं। अभी तक कितना कुछ और पता चल गया, है ना। और ये तो कंटिन्यूस सी चीज़ है बेटा, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो जियोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो ये सारी चीज़ की पढ़ाई करते हैं और इस सब चीज़ों को समझते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। ठीक है। तो अब शायद थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा वो पूरी कहानी कि ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स थे वो पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, और क्यों ये सब हुआ, है ना। तो आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस एक छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। देखो, जब हमने वो कहानी सुनी थी, याद है, क्रिएशन ऑफ अर्थ, कि अर्थ की सृष्टि कैसे हुई थी। हाँ, कैसे एक बादल आया था, उसमें एक छोटी सी बूंद निकली थी, फिर उसमें इतने बदलाव आए और फाइनली उस पर क्या सिर्फ पेड़ और पहाड़ और पानी, यानी ज़मीन और पानी फाइनली उस पर आए, है ना। तो जब मैं उस कहानी के बारे में सोच रही थी और से, तो मेरे मन में ये सब बातें आई कि कॉन्टिनेंट्स तो पहले अलग दिखते थे, पैंजिया वगैरह। तो मैंने ये थोड़ा अल्फ्रेड वेगनर वगैरह इस बारे में थोड़ा पढ़ा, और फिर मेरे को लगा ये आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, है ना। तो देखो, हमें कुछ और चीज़ें समझ में आ गई ना कि ये सब क्या है, इसके पीछे क्या हो रहा है, क्यों वो ज़मीन जो जब बनी थी तब उस तरह उसमें और अब आपके उसमें कितना फ़र्क है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने भी वो कहानियाँ सुनी है ना, देखो, क्रिएशन ऑफ अर्थ या कमिंग ऑफ लाइफ हमारे पृथ्वी पर कैसे आई, कैसे पानी में वो छोटा सा जीव आया, फिर कितने बदलाव आए, कितने तरह की मछलियाँ आई, फिर मेंढक, फिर रेप्टाइल, फिर डायनासोर, फिर चिड़िया, बर्ड्स, कितना कुछ हुआ, है ना। वो वाली कहानी सुन के हो सकता है आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, या कोई भी और भाषा वाली कहानी या गणित वाली कहानी, है ना। तो आप प्लीज़ ज़रा सोचो इसके बारे में,
और आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं ना, वो प्लीज़ मुझे बताइए या हम तक पहुँचाइए व्हाट्सएप करके एकदम इसको किसी को, ठीक है? क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को फिर हम आगे समझेंगे ना इसी तरह, तो आपके प्रश्न की वजह से हम सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है? अपना आई वंडर बॉक्स है कि नहीं? तो करेंगे कोशिश बेटा प्लीज़। मैं भी सोचूंगी, आप भी सोचो, और कुछ आपके मन में खास प्रश्न आए ना जो आपको लगे कि हाँ ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये थोड़ी समझनी चाहिए, जैसे अल्फ्रेड वेगनर को लगा कि ये तो समझना चाहिए, तो प्लीज़ हमारे साथ भी शेयर करना, ठीक है? अभी के लिए यहीं रुकते हैं। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बेटा।